आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न लगभग एग्ज़ाम में आने तय हैं, आ सकते हैं। इसलिए आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको जो है प्रश्नों का अगर सामना हुआ तो आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे एक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है, यानी संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। इसमें जैसे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी जो संसद का सदस्य है, लेकिन एक ऐसा सदस्य है जिसको संसद को संबोधित करने का अधिकार है, और उस सदस्य का नाम क्या है दोस्तों? भारत का अटॉर्नी जनरल। जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है उसको संसद में संबोधन यानी संसद को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है। जैसे सांसद लोग संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, अन्य मंत्री संबोधित करते हैं, उसी तरह से भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वो संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो आंतरिक ग्रह पूछा गया है, तो सूर्य से निकटतम 4 जो ग्रह हैं वो आंतरिक है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 जो हैं ये हैं आंतरिक ग्रह, और बाकी जो हैं वो बाह्य ग्रह हैं। तो इसमें शुक्र, बुध और पृथ्वी, मंगल में यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है? मंगल। तो जो सौर मंडल का आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाता है वो है ऑप्शन में दिए गए ग्रहों में, वो है मंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं स्थलीय ग्रह या चट्टानी ग्रह, मुख्य रूप से कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आंतरिक ग्रह वो है मंगल। अगर अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन, अगर योग दर्शन की बात करें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों, प्रवर्तक पूछे जाते हैं। योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के लिए गौतम हो जाएंगे। कौन? गौतम ऋषि। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरा एक और दर्शन हमें ध्यान देना है, सांख्य दर्शन, जिसके कौन है? कपिल। जिसके प्रवर्तक कौन है? कपिल जी। और वैशेषिक दर्शन की अगर बात करें यहाँ पर, वैशेषिक, इसको नोट कर लीजिएगा आप। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वह है दोस्तों कणाद। कौन है? कणाद मुनि। और मीमांसा की बात करें, मीमांसा, तो इसके कौन है? जैमिन। जैमिन, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं महर्षि पतंजलि। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो योग से जुड़े बाबा रामदेव जी हैं, और उनकी एक कंपनी चलती है, उस कंपनी का नाम क्या है? पतंजलि। इस तरह से एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि जो हैं वो योग दर्शन के प्रवर्तक यहाँ पर हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला एक और प्रश्न देखें कि भारतीय हरित क्रांति, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया? आपको पता है कि हरित क्रांति की गई थी, क्यों की गई थी? साथियों, अगर हरित क्रांति की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 1966 से 67 के बीच हुआ था। इसको आधुनिक तरह से बीजों का प्रयोग किया गया था इसमें। और इसमें अगर अत्यधिक उत्पादन की बात करें हम लोग, तो गेहूं और ज्वार की उत्पादकता जो है ये बढ़ाई गई थी सबसे ज़्यादा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति तो हुई थी, कब हुई थी? आपको पता ही है कि 1966-67 में हरित क्रांति लाई गई भारत में। इसमें सबसे ज़्यादा किस फसलों या किस अनाजों की उत्पादन जो है बढ़ी, तो वो है दोस्तों गेहूं और ज्वार। इन दोनों की जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा जो है ये बढ़ी थी। अगला एक और प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि पानीपत में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें आपका प्रथम युद्ध पूछा गया है कि प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? प्रथम युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? 1526 में। उस समय कौन आया था? बाबर। और बाबर ने एक तरह से लड़ाई की थी, बाबर से युद्ध हुआ किसके बीच? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी वहाँ क्या था? दिल्ली का सुल्तान था। उसके और बाबर के बीच पहला पानीपत बैटल हुआ, पानीपत युद्ध हुआ 1526 में।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो है ये सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री सेट का निर्माण, या फिर ज़मीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, या फिर एक नई मशीन की स्थापना। दोस्तों यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे राजस्व व्यय और पूंजी व्यय में अंतर। पूंजी व्यय जो होता है, पूंजी व्यय इसमें क्या होता है, इसमें किसी नए चीज़ का निर्माण यानी सृजन करना, किसी नए चीज़ का संपत्ति अर्जित करना या फिर निर्माण करना, तो ये एक तरह से पूंजी व्यय हो गया। और राजस्व व्यय की बात करें अगर, तो राजस्व व्यय जो है उस किसी चीज़ की रखरखाव में या फिर उसके मरम्मत में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि राजस्व व्यय ऐसा व्यय होगा जो नया नहीं होगा, बल्कि किसी चीज़ की मरम्मत या उसके रखरखाव की बात करेगा। तो फैक्ट्री सेट का निर्माण ये तो नया कार्य हो रहा है, ज़मीन खरीदना ये भी नया कार्य हो रहा है, और एक मशीन की स्थापना ये भी क्या है, एक नया कार्य है, यानी ये पूंजी व्यय में आएंगे। लेकिन एक प्रिंटर का मरम्मत जो है, एक प्रिंटर की मरम्मत जो है, ये आएगा राजस्व व्यय में। किस में आएगा? राजस्व व्यय में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा, राजस्व व्यय का जो उदाहरण है वो है एक प्रिंटर की मरम्मत। ये प्रश्न आपने देखा होगा। अगर अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? तो इसमें दोस्तों जो हिमनद मृदा होती है, हिमनद मृदा, इसकी जो ढुलाई होती है वो किससे होती है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। अगला एक और प्रश्न देखें अगर हम, कि एक आदमी 5 मीटर की दूरी जो है साफ तरीके से नहीं देख पा रहा है, तो उसको कौन सा रोग हुआ है? थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, 5 मीटर की दूरी की बात कर रहा है, यानी अगर कोई व्यक्ति 5 मीटर की दूरी को बिल्कुल अच्छे तरीके से, साफ तरीके से नहीं देख सकता, तो उसको एक रोग हुआ है। उस रोग का नाम आपको पूछा है। दोस्तों उसे जो रोग हुआ है वो हुआ है मायोपिया। कौन सा रोग है? मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष। उसे हो गया है निकट दृष्टि दोष, या मायोपिया के नाम से हम लोग उसको क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर ये जो है सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। एसआई पद्धति में दोस्तों कुल जो है, अगर हम राशियों की, भौतिक राशियों की बात करें, तो वो राशियाँ कितनी हैं? 7। कितनी है? 7 जो है मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक, बहुत ही फेमस ये पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड, ये किसने लिखी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये लिखी है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड बहुत फेमस महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैं पुस्तकों का जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उनको एक सूचीबद्ध तरीके से आपको बता दूंगा, ताकि आपको याद हो जाए। अगर किसी भी एग्ज़ाम में वो पूछा गया तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो भी हमारे साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार पहुंच रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा, तब आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से जो है प्राप्त हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें, 11वां प्रश्न यहाँ पर है कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की है? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो वो खोज की गई थी हेनरी बैकरेल के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी बैकरेल के द्वारा प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज की गई। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि यूरोप में जो उच्चतम पर्वत शिखर हैं, उनमें से एक पर्वत है माउंट एल्ब्रूस, वो स्थित कहाँ पर है? यूरोप के किस देश में माउंट एल्ब्रूस स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों जो एल्ब्रूस पर्वत है यहाँ पर, ये स्थित है रूस में। कहाँ पर स्थित है? ये है रूस में। रूस का एक स्थान है काराचाय, वहीं पर ये एल्ब्रूस पर्वत है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये क्या है?
सुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ पर सुप्त ज्वालामुखी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसकी अगर हम सीमा की बात करें तो जॉर्जिया से इसकी सीमा जो है टच करती है। तो यहाँ पे यूरोप का जो सबसे मतलब ऊंचे शिखरों में एक है वो है एल्ब्रूस, वो स्थित है रूस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि जीवों के अध्ययन को कहा क्या जाता है, यानी अगर हम जीवों के व्यवहार के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन को क्या कहते हैं। सारे अध्ययन को मैं आपको बता दूंगा, एक सूची जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा और मैं वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, इथोलॉजी। कौन सा, इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार के अध्ययन की बात करें तो उसे हम लोग इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताने की कोशिश की। मॉडल पेपर नंबर 3 था, यहाँ पर तीसरे मॉडल पेपर को हमने सॉल्व किया। अब अगला मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।